बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो इस मॉडल में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे इसकी कि इंट्रोडक्शन टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके बाद हम फिर आएंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे कि इन्होंने जो तजर्बा किया कैसे किया था। अब एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने कुछ नताइज निकाले थे जिसे कंक्लूजन कहा जाता है। तो फिर हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। और इन्होंने जो है ना रदरफोर्ड ने इस अपने एक्सपेरिमेंट और नताइज की बुनियाद पे एक मॉडल पेश किया, रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे प्लेनेटरी मॉडल और आखिर में फिर हम फाइनली आएंगे डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मतलब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो खामियां है वो कौन कौन से खामियां है वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये सब टॉपिक जो है ये इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे एक एनिमेटेड वीडियो से। तो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले जो हम करेंगे ना कि इससे पहले एक मॉडल था जो जे थॉमसन ने 1903 को पेश किया था। वो भी जो है ना इन्होंने भी मुख्तलिफ तजर्बात किए थे जे थॉमसन ने। तो इन्होंने एक मॉडल पेश किया था एटम के लिए। और इनके मुताबिक कि जो ये एटम है ना, एटम ये प्रोटॉन जो है ना, ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, ठीक, इन्होंने कहा कि जो है ना ये एटम जो है ये प्रोटॉन का एक स्पेयर है, प्रोटॉन्स का एक स्पेयर है, एक गोला है जिसमें ये जो है आप देख रहे हैं ये और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ये जो है ना ये नजरिया था जे थॉमसन का कि जो प्रोटॉन है वो एक बॉल की शक्ल में होती है एटम में, ठीक है, और इन प्रोटॉन्स में फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ये मॉडल पेश किया था जे थॉमसन ने 1903 को, ठीक है। अब हम आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे। तो इसके बाद इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम्स। तो इसके बाद 1911 को, ठीक है, रदरफोर्ड ने फिर मुख्तलिफ तजर्बात किए जिसमें जो है ना इसका इम्पोर्टेंट तजर्बा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वो ये जानना चाहते थे कि मैं जान सकूं कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो किस तरह अरेंज है। तो फिर इन्होंने जो तजर्बात किए उनकी बुनियाद पे इन्होंने क्या किया, एक मॉडल पेश किया, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ठीक है, ये मॉडल जो है ये रदरफोर्ड ने पेश किया है। रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन वो कहाँ पे होते हैं, एटम के अंदर एक छोटी सी जगह है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल में क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। वहां पे जो जे थॉमसन ने कहा था वो बिल्कुल अलग है और जो रदरफोर्ड ने कहा है उनका मॉडल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो जे थॉमसन मॉडल के बनिस्बत बिल्कुल ठीक और करेक्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल जिसकी जो है ना थिकनेस कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर विद अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी। अल्फा पार्टिकल कैसे कहते हैं, यहाँ पे जो है ना अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी डबल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी डबल पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखते हैं, अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना इनके पास जो सेटअप थी ना इस एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने क्या लिया था, एक लेड बॉक्स ली थी। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ये क्या है, लेड बॉक्स है, ठीक है। और इसमें जो है ना यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसको आमतौर पर क्या कहा जाता है, पोलोनियम,
तो पोलोनियम से जिन रेडिएशन निकलते हैं, इन रेडिएशन को क्या कहा जाता है? अल्फा पार्टिकल। तो अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेड बॉक्स है, यहाँ पे पोलोनियम है जिसको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनसे खुद ब खुद रेडिएशन निकलते हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे? यहाँ पे जो है ना हिट हो रहे हैं, ठीक है, इनकी बम्बार्डमेंट हो रही है। ये जो शीट आप देख रहे हैं ये किस चीज की शीट है? ये गोल्ड की शीट है, ठीक है, जिसकी थिकनेस यहाँ पे लिखी गई है 0.00004 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? ये स्क्रीन है जो इस एक्सपेरिमेंट को जो नतीजे आ रहे हैं इनको रीड कर रहे हैं। तो इसमें अब क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। जो अक्सरियत अल्फा पार्टिकल है वो क्या करते हैं? वो फॉइल से स्ट्रेट चले जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट अभी जा रहे हैं, ठीक है। तो अक्सरियत जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या करते हैं? स्ट्रेट चले जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि few particles were slightly deflected। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जिनकी रिफ्लेक्शन क्या थी? थोड़ी सी थी, जिसको क्या कहते हैं? स्मॉल डिफ्लेक्शन। इस तरफ देखो ये भी है और उस तरफ ये भी है, ठीक है। तो अब थर्ड पॉइंट में फिर क्या बता रहे हैं कि only 1 in 1 million was deflected through an angle greater than 90। only 1 in 1 million was डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90। अब क्या कहते हैं कि 10 लाख में से, मिलियन 10 लाख को कहा जाता है, मतलब 10 लाख में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो क्या हुआ? जो 90 से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। 90 से ज्यादा का मतलब ये है कि जो है ना 90 से 100 भी हो सकता है, ठीक है, 100 के अलावा 110, 150, 180 भी हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकेंगे। अभी आप देख रहे हैं, देखो स्ट्रेट अक्सरियत जो है वो क्या करते हैं? स्ट्रेट चले जाते हैं, ठीक है, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अब आप देख सकेंगे कि देखो ये लार्ज डिफ्लेक्शन है जिसको क्या कहा जाता है? 180 पे अभी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके जो है ना मेन नतीजे क्या निकले हमारे पास? यहाँ पे जनरली अगर हम देखें इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? ये लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स में पोलोनियम है, पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं थ्रू बम्बार्डमेंट हो रही है सोने की शीट पे। अक्सरियत जो अल्फा पार्टिकल है वो पार के चले जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्मॉल डिफ्लेक्शन होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और 10 लाख में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो 180 पे भी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। कंक्लूजन में क्या बता रहे हैं देखते जाए। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। क्या कहते हैं कि जो अक्सरियत अल्फा पार्टिकल थे वो फॉइल से, जो गोल्ड सोने का जो शीट है उसे क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ पास कर चले जाते हैं। और इसकी वजह क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। और इसकी वजह ये है, ये बता रहे हैं कि अक्सरियत अल्फा पार्टिकल जो है वो पास कर चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर जो अक्सरियत जगह है वो क्या है? वो खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकेंगे जो अक्सरियत अल्फा पार्टिकल है वो क्या करते हैं? पास कर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी सिंपल सी बात है, ये जो है ना गोल्ड का एक यहाँ पे क्या दिया है? एटम दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख सकेंगे, देखो न्यूक्लियस छोटा सा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और अक्सर ये जो जगह है वो क्या है? खाली है। तो जाहिर सी बात है अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे? स्ट्रेट ही ज्यादा जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज ड्यू टू द electrostatic repulsion between positively charged alpha particle and the positively charged part of a atom। क्या कहते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होती है ना, ठीक है, 90 एंगल से ज्यादा पे, तो डिफ्लेक्शन क्यों होती है वो तो पहले आपने समझना है, ठीक है, कि डिफ्लेक्शन क्यों होती है। जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है प्लस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, धकेल देते हैं या रिपेल करते हैं, ठीक है। इस तरह जो है ना हमारे पास जो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में वो भी रिपेल करते हैं, धकेल देते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमने क्या समझना है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव है, तो इनकी वजह से क्या होती है, फिर डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकेंगे ये डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, इस तरफ भी जा रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो सारी डिफ्लेक्शन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए रिबाउंड हो चुकी है, ठीक है। अब जो है ना हम देखते हैं नताइज जो क्या कहते हैं कि अक्सरियत अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, वो पास कर चले जाते हैं गोल्ड एटम से, या गोल्ड की जो शीट है, ठीक है, जिसको गोल्ड फॉइल कहा गया है। अब कुछ जो होते हैं ना अल्फा पार्टिकल, उनमें क्या होती है, स्मॉल डिफ्लेक्शन होती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। कुछ डिफ्लेक्शन जो होती है वो लार्ज होती है, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आते हैं ना, वो फिर क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि मेसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो हमें पता है कि घूमते हैं, ठीक है, उनमें इतनी काबिलियत नहीं होती, ठीक है, कि वो क्या करे, अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सके, क्या कर सके, डिफ्लेक्ट कर सके। अच्छा, तो हम कंक्लूजन जो है ना एक दफा फिर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास क्या है, सोने का शीट है जिसमें मुख्तलिफ किस्म बहुत सारे जो है ना गोल्ड एटम है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एटम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। अब जो है ना ये हमारे पास क्या है, पूरा जो है ना गोल्ड की एक एटम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस में आंतरिक पर क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लगाई है। अब ये आप देख सकते हैं कि अक्सरियत अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, वो पास कर चले जाते हैं, ठीक है। और क्यों चले जाते हैं, क्योंकि एटम की जो बेशतर जगह है वो क्या है, वो खाली है। अब क्या कहते हैं कि डिफ्लेक्शन क्यों होती है, डिफ्लेक्शन इसलिए होती है क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल भी प्लस चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी प्लस चार्ज है, तो रिजल्ट क्या होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, धकेल देते हैं, तो इसलिए डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन की वजह क्या है, मतलब दोनों के ऊपर क्या है, प्लस प्लस चार्ज है, इसलिए डिफ्लेक्शन हो रही है। तो ये है पार्ट नंबर 2 कंक्लूजन की, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो, ये देखो ये डिफ्लेक्शन जो है ना यहाँ पे बिल्कुल जो है ना क्या हो रही है, बिल्कुल 90 एंगल पे हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है ना बिल्कुल ये सेंटर पे आता है, टकराता है और ये बिल्कुल रिबाउंड होता है। तो ये है हमारे पास कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, तो अब हम आएंगे अगला जो हमारा छोटा टॉपिक है वो क्या है, वो है रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल। कि अब क्या किया है इन्होंने, तजर्बा भी किया, एक्सपेरिमेंट किए हैं, इन्होंने कंक्लूजन नताइज भी निकाले। तो इन्होंने अपने तजर्बे और नताइज की बुनियाद पे एक मॉडल पेश किया जिसे क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल। और इनको प्लेनेटरी मॉडल क्यों कहा जाता है ये अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जिस तरह जो है ना ये सन है, ठीक है, प्लेन सोलर सिस्टम है हमारे पास पूरा, ठीक है, ये सन है और सन के गिर क्या होते हैं, ये सारे प्लेनेट्स क्या करते हैं, ये रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना सन के गिर क्या है, इस तरह ये रोटेशन हो रही है मुख्तलिफ प्लेनेट्स की। तो इस तरह अगर हम न्यूक्लियस में देखें, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे देखो एटम में देखें तो एटम में क्या होता है, ये जो है ना क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, क्या करते हैं, घूमते, जिस तरह सूरज के गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो भी एटम में न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल है ये, ठीक है। पार्ट नंबर 1 अब पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं कि एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल,
रदरफोर्ड ने जो पहला पॉइंट दिया है अपने प्लेनेटरी मॉडल में कि एटम क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब न्यूट्रल पार्टिकल क्यों है ये आप लोगों ने समझना है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम मिसाल लेते हैं कार्बन की, ठीक है। अब कार्बन में जो है ना जनरली क्या होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, 6। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो जनरली क्या है, एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका यह है कि एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। दूसरा, द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने जो दूसरी बात की है अपने प्लेनेटरी मॉडल में कि क्या कहते हैं कि द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, कि जो मास है ना, ठीक है, या एटॉमिक वेट जो है ना, ठीक है, एटम का जो वजन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और कैसे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये क्या बता रहे हैं कि एटम का जो वजन होता है वो कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, जिसको एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कहते हैं। तीसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कल्स, ऑर्बिट्स, शेल्स, एनर्जी लेवल। अब सर्कल को क्या कहा गया है कि ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, शेल्स भी कह सकते हैं और एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं कि थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द शेल में, या जिसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, सर्कल भी कह सकते हैं और एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये घूमते हैं। अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक के ऊपर, ठीक है, कि डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कौन कौन सी खामियां है। तो आप लोगों ने एक बात समझनी है, ठीक है, कि पेपर में मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स आते हैं डिफेक्ट्स के लिए, ठीक है, मतलब डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी, डिमेरिट्स भी, डिसएडवांटेजेस भी, ठीक है। ये सारे आपस में जो है ना साइनोनिम्स है। आप लोगों ने कोई भी वर्ड्स आ जाए तो आप लोगों ने डिफेक्ट्स ही लिखने हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं रदरफोर्ड की पहला जो पॉइंट है, पहली जो खामी है इसकी, और मेजर खामी है ये, ठीक है, कि रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने मॉडल जो पेश किया, लेकिन ये हमें एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता सके। एटम की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये भी आपको समझ आ जाएगी। इन्होंने ये कहा, ठीक है, जब एटम में जो है ना, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करते हैं किस वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से। अब जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे ना, ठीक है, तो इनकी शेल क्या हो जाएगी, इनकी शेल छोटी होती जाती है। शेल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये अब ये देख सकते हैं, ये घूम रही है इलेक्ट्रॉन, इसे एनर्जी रिलीज हो रही है और ये क्या जो है ना, शेल छोटी होती जाती है। तो रिजल्ट अब क्या होगा, जब शेल छोटी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ तक क्या है, पहुंचा है अभी। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो हमें पता है कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है, एटम कोलिप्स हो जाएगी, मतलब एटम खत्म हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट एटम नहीं होगा तो एलिमेंट, मॉलिक्यूल, मैटर, मतलब ये पूरी कायनात ना होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है, कि जो है ना ये इलेक्ट्रॉन आता है और न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाता है और एज ए रिजल्ट ये ब्लास्ट कर जाता है और एटम खत्म हो जाता है। ये रदरफोर्ड ने कहा था, ठीक है, कि ये ऐसा होता है, लेकिन हालांकि असल में ऐसा नहीं होता। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो ये है रदरफोर्ड की, कि ये हमें नहीं बता सके कि एटम जो है ना स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो डिफेक्ट है ना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता सके। तो लाइन स्पेक्ट्रम समझने से, ये पॉइंट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए स्पेक्ट्रम कैसे कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे कहते हैं, और
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम समझेंगे। स्पेक्ट्रम कैसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं ना अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा क्या है, हमारे पास बैंड है जिसमें हमें क्या मुख्तलिफ कलर नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जिस तरह एक रेनबो में मुख्तलिफ कलर होते हैं, इसी तरह जो है ना यहाँ पे भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम में भी क्या होते हैं, मुख्तलिफ कलर होते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देख रहे हो रेड है, येलो है, ग्रीन है, वगैरह वगैरह। अब ये जो है ना क्या है, इसको ओवरऑल क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक बैंड है और ये भी क्या है, एक बैंड है, इसको भी क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे कहते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम कैसे कहते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पहले समझना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, हमारे पास ये क्या है, रेड कलर है, ये क्या है, येलो है। ठीक है, अब इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक लाइन, एक खास बाउंड्री नहीं है। ये येलो कलर इस रेड में क्या है, मिक्स है, इसको हम अलहदा नहीं कर सकते। इस तरह ये ग्रीन है और ये येलो है, ये आपस में क्या हुए है, मिक्स हुई है दोनों कलर, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पे देख रहे हो वही ऊपर वाले कलर यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये येलो है और ये क्या है, रेड है, लेकिन हम इन दोनों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर को सेपरेट कर सकते हैं। हमें पता चला है कि ये रेड है, ये एक कलर है, और ये क्या है, ये येलो है। ये हमें लाइन स्पेक्ट्रम में मतलब हमें पता चलेगा क्या है कि एक खास बाउंड्री के थ्रू हमें पता चलेगा, यहाँ इनके बीच में ये बाउंड्री हमें ये बता रहा है कि ये रेड यहाँ पे है और येलो यहाँ पे है। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। समझ आ रही है। तो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, जो डिफेक्ट्स है, जो खामी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल आल्सो फेल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। वो हमें ये नहीं बता सके, ठीक है, कि ये हमें क्या देता है, लाइन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड जो है ना ये बता रहा था, ठीक है, जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से फिर जो है ना हमें क्या मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। ये रदरफोर्ड बता रहा था। ठीक है, ठीक है, कि जो है ना ऐसा होता है, एटम में जो है ना इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो जो है ना क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। समझ आ रही है। लेकिन असल में फिर क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, बल्कि कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, यहाँ पे हमें मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो है ना दो डिफेक्ट्स हैं मेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, यहाँ तक। अल्लाह हाफिज।